Good evening, everyone. Myself, Harsh Shau, and I am pursuing MBBS first year from GSVM Medical College, Kanpur. Today, I am going to present a seminar for all the NEETs aspirants for to their journey to their white coat. This seminar is specially for the 11th students who has just passed 10th boards and came into class 11th. Okay, the seminar is being presented by the Sever Radio Group in association with the Teli Samaj Yuva Foundation. Admin of this group is Satyam Naik, Harsh Sahu, Ayush Pandey. First of all, I want to thank you all for listening us and for trusting us. And we will also try our best to give you the best. Thank you so much once again. I want to specially thank NEET UG 2020 and NCRT Tricks Instagram pages who shared our seminar with you all. Thank you very much. And I want to specially thank to Teli Samaj Yuva Foundation who gave us the opportunity to serve you all. So let's begin with the seminar. So the content of the seminar, my seminar will be divided into 4 parts. First, I will give a brief introduction about my group, about myself, and the 3 important questions which comes in the mind. ठीक है, I will be mixing the language Hindi and English both. ठीक है. सो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक क्लास 11th या एक नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है वो होता है क्या, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ें, क्योंकि अभी जस्ट 10th पास किया है, कोई आइडिया नहीं है क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, ये क्या पढ़ना है. ठीक है, तो अलग अलग जगह से आइडिया मिलते रहते हैं, ये मोटी बुक वो मोटी बुक. तो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टू स्टडी, हाउ टू मैनेज योर टाइम टेबल. ठीक है, क्योंकि 10th तक की जो पढ़ाई थी वो एक अलग पढ़ाई है. ठीक है, अब जो 10th के बाद है इट्स अ प्रोफेशनल स्टडी. मीन्स कि आप एक प्रोफेशन के लिए पढ़ रहे हो, एक डॉक्टरेट. जैसे कि आपको नीट के लिए पढ़ना, तो ये नॉर्मल पढ़ाई नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, टाइम ऑफ स्टडी भी बढ़ाना होगा. और आई विल बी टेलिंग यू व्हाट नेक्स्ट टू डू. अब फोर्थ पार्ट है आपका वाई टू स्टडी. ठीक है, मोटिवेशन, ये जो हम लोग यूट्यूब पे देखते रहते हैं. ठीक है, तो वी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू द मोटिवेशन. बट द बेस्ट थिंग इज़ बीइंग सेल्फ मोटिवेटेड. आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. आज हम मोटिवेट करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं. आज हम मोटिवेट किए, आप सुने, आपको बहुत अच्छा लगा. ठीक है, आपने बोला अब मैं फोड़ दूंगा नीट को. ठीक है, एक दिन तक, बस एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक ये रहेगा, उसके बाद फिर से ख़त्म, फिर से सारा मोटिवेशन डाउन. तो सेल्फ मोटिवेटेड होना इंपॉर्टेंट है. हाँ, एक चीज़ मैं एक तरीका बता सकता हूँ कि आज जो मैं ये मोटिवेशन वाई टू स्टडी वाले पार्ट में बोलूँगा, ठीक है, उससे आप अपने रोज़ रात को सोने से पहले एक बार अपने माइंड में रिवाइज़ करना कि मैंने क्या बोला था. उससे क्या होता है, आपको लगेगा ये मेमोरी आपके मेमोरी में चली जाएगी जो मैंने सारी बात बोली है. ठीक है, और आपको फिर से अगले दिन बूस्टअप एनर्जी के साथ आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. दिस ग्रुप इज़ क्रिएटेड बाय सत्यम नायक, मेरा बैचमेट है, टू हेल्प द नीट एस्पिरेंट्स इन अचीविंग देयर गोल. It's a type of social work we will do till the end. We will trying to do. Myself, Harsh Sahu, pursuing MBBS from GSVM Medical College, Kanpur. I done my preparation from Gurukul Pathshala, Gorakhpur, schooling from Metropolitan School, Gorakhpur. In 2019, I qualified all the 3 exams, NEET with 617 marks, AIMS and JIPMER with AIR rank 194. In 2018, I cleared ISC boards with the marks physics 99, bio 99, chemistry 92. Actually I am telling this all thing कि I am not boasting myself. ठीक है, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी के बात पे तभी ट्रस्ट करते हो जब आपको पता हो आपके लेवल का हो, मतलब आप उस लेवल का हो. ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ. ओके, नेक्स्ट लेट्स बिगिन आवर जर्नी. ठीक है, नॉर्मल जर्नी तो है नहीं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से एक गॉड की पोजीशन तक के जाने वाला जर्नी है. रोड जितना साफ दिख रहा है, जितना क्लीन दिख रहा है, उतना होगा नहीं. बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत यू टर्न आएंगे, लेफ़्ट टर्न आएंगे, राइट टर्न, बहुत टर्न्स आएंगे इस रोड पे, इस जर्नी पे. बट वी विल फेस टुगेदर. ठीक है, साथ लड़ेंगे, एंड तक लड़ेंगे जब तक हमारा एम नहीं मिल जाता. ठीक है, हमारा एम क्या है, एक डॉक्टर बनना. ठीक है, नीट क्वालिफाई करना तो उसका एक वो है, ठीक है, वे है, लेकिन मेन तो एम हमारा तो एक डॉक्टर ही बनना है, टू सर्व पीपल. ठीक है, सो वी विल बिगिन आवर जर्नी.
फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट टू स्टडी। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, और भी सब्जेक्ट्स हैं, आप उस पर आप ध्यान देते रहना, ये नहीं कि अब एकदम छोड़ देना। बोर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, बोर्ड्स से याद आया मेरे को कि अभी तो आपने रिसेंटली 10th पास किया है बोर्ड्स, तो जिनके भी अच्छे नंबर आए, माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस विथ यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बट जिनके ख़राब मार्क्स आए उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यार बोर्ड्स के मार्क्स से, ये बोर्ड्स मार्क्स कांट डिसाइड योर फ्यूचर। एक आईएएस के सर ने इंटरव्यू दिया था कि जिन्होंने अभी जल्दी बोर्ड्स पास किया है, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिन्होंने अच्छा किया है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस वेरी मच, एंड सेकंड जिनका अच्छा नहीं हुआ है, मैं उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ कि बोर्ड्स का मार्क्स डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। रिसेंटली एक आईएएस क्वालिफाइड सर ने इंटरव्यू दिया था कि उनका 12th के बोर्ड्स में 34 मार्क्स था किसी एक सब्जेक्ट में। उन्होंने बोला कि अगर उस वक्त वो लो फील करने लगते तो आज वो आईएएस नहीं बन पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और फॉर मेडिकल आई एम टेलिंग यू दैट योर बोर्ड्स मार्क्स इज़ नथिंग मोर देन इम्पॉर्टेंट, नथिंग इम्पॉर्टेंट, इट्स इक्विवेलेंट टू डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएगा और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो अब उसको आप चेंज तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। बोर्ड्स के मार्क्स हो जाके चेंज, तो उसके लिए एकदम भी वो नहीं होना है, ठीक है। कोई सैड फील नहीं करना है, कोई लो फील नहीं करना है। नेक्स्ट अब आते हैं 3 सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, 3 इंपॉर्टेंट आते हैं। तो बायोलॉजी क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, 360 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 720 में। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। पतली सी मोटी सी, ज़्यादा मोटी बुक नहीं होती है, पतली सी बुक होती है। लेकिन हाँ, आईसीएसई बोर्ड वालों को बहुत मोटी मोटी बुक प्रेफर कराया जाता है, तो प्लीज़ उन्हें ना पढ़ें, एनसीईआरटी से पढ़े। मैंने भी एनसीईआरटी से ही पढ़ा था, ठीक है, और मैंने बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर किया था। एनसीईआरटी इज़ लाइक अ होली बुक। कैसे, जैसे गीता में, आप गीता में काउंट करो कितने लेटर्स हैं, 5, GEETA। कुरान में आप काउंट करो कितने लेटर्स हैं, 5। वैसे एनसीईआरटी में भी 5 हैं। तो इसे एक इत्तेफाक कह सकते हैं, बट इट्स अ होली बुक फॉर आवर मेडिकल, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है, येस्टरडे, टुडे, टुमारो। जैसे कल कोई लेक्चर है, कोई भी चीज़ सेल पढ़ाया जा रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, एक दिन पहले उससे पढ़ के जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप अगले दिन लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा था कल, ठीक है। तो इससे आपको बोरियत फील नहीं होगा, ठीक है, बोरिंग नहीं फील होगा, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा लेक्चर में। अगर आप एकदम नहीं पढ़ के जाओगे तो सब आपको नया लगेगा, और नया लगेगा तो आप जान रहे हो बोरिंग लगेगा। तो कुछ लोग को तो इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को वो बोरिंग ही लगेगा। तो इसलिए येस्टरडे, टुडे, मतलब जब आप आए, ठीक है, लेक्चर अटेंड करके आए, स्कूल का, कोचिंग का, कहीं का भी, तो उसे आप रिवाइज ज़रूर करना प्लीज़। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सब लोग पढ़ते हैं लेकिन रिवाइज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। टुमारो फिर से वही डेली रूटीन, अगले दिन का फिर पढ़ना है। फिर आते हैं रट्टा वाले चैप्टर्स। ये जो कुछ चैप्टर्स आपको मिलेंगे बायो में स्पेशली, जिनमें आपको लगेगा कि कोई कंसेप्ट नहीं है, बस इसको मगअप करना है, तो इसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा, जिसमें एनिमल किंगडम आता है, प्लांट किंगडम आता है, मॉर्फोलॉजी आता है, एनाटॉमी। तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इससे आपको रट नहीं है। तो उसका आपको करना क्या है, एनसीईआरटी पढ़े, नोट्स पढ़े। नोट्स कोई एक आप डिसाइड कर लो, या आप स्कूल से पढ़ रहे हो तो स्कूल के नोट्स बना लिए, या कोचिंग से पढ़ो, कोई एक जगह से नोट्स। क्या होता है कि जब हम लोग 11th में आते हैं तो हम लोग के पास बहुत एनर्जी होता है, ठीक है, बहुत एनर्जी। हाँ, बिलीव मी कि इस वक्त आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हो, इस प्रिपरेशन के लाइन में आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक स्टूडेंट्स हो, क्योंकि जैसे जैसे आप पास करते जाओगे 11, 12, 12+1, आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, ठीक है। तो आप डोंट फील लेस देन एनीवन, कि अभी आप, कुछ लोग सोचते हैं अभी तो क्लास 11th में ही है यार, हम क्या कंपटीशन करेंगे। तो डोंट फील लेस देन एनीवन, यू आर द मोस्ट एनर्जेटिक स्टूडेंट्स, ठीक है। आप 11th 12th के ही स्टूडेंट्स बाद में जाके अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक है, रिपीटर्स नहीं, स्पेशली 11th 12th के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डोंट फील लेस देन एनीवन, आई एम रिपीटिंग, डोंट फील लेस देन एनीवन। तो आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी, नोट्स कोई एक, ठीक है। अपना एक नोट्स बना लो, ये नहीं कि वो भी नोट्स पढ़ लिए, ये भी नोट्स पढ़ लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करने लगते हैं कि यहाँ का भी पढ़ने लगते हैं, वहाँ का भी पढ़ने लगते हैं, ढेर सारे लोगों से नोट्स मांगने लगते हैं। तो नहीं, कोई एक नोट्स बनाओ, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो,
सिलेक्शन के लिए क्वांटिटी नहीं मैटर्स करता है, क्वालिटी मैटर्स करता है कि आप क्या क्वालिटी पढ़ रहे हो, ठीक है। और कितनी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि पढ़ने को तो सब कोई एक बार तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप कितनी बार पढ़ रहे हो, कितना आप मेमोराइज़ कर पा रहे हो, कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्वेश्चन बैंक, मैं कोई बुक का नाम नहीं लूँगा। क्या करना है, आपको चैप्टर पढ़े एनसीईआरटी से, ठीक है। आप बुक लेने गए या आपके पास कोई बुक हो, ठीक है, तो उसमें आप देखो कि अगर ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन मिल रहा है तो दैट्स द बेस्ट बुक, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोर्ड्स के पॉइंट के व्यू से और नीट के पॉइंट के व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहले बोर्ड्स के कर लो, ठीक है, फिर थोड़ा बोर हुए तो एमसीक्यू कर लो, ऐसे करके एक चेंज करते करते मतलब कि दोनों कवर हो जाए, बोर्ड्स भी रहे साथ में और सॉरी, और आपका ये नीट का भी साथ में चलता रहे। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है एक एग्जाम्पलर, तो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उन्हें एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ इसके जो होते हैं वो दोनों लोगों को लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। मेरी इससे एक गलती हो गई थी कि मैंने बायो के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है, तो बायो में मेरा मार्क्स भी कम था नीट में, तो इसलिए आप ये गलती प्लीज़ रिपीट मत करना। प्लीज़ एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लेना, ज़्यादा नहीं होते, 15 से 20 होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। बात है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री 3 पार्ट में अब डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स कोई एक जगह से, मैंने बताया ना कि कोई एक नोट चूज़ करो और उसी को पढ़ते रहो 11th 12th और 12th, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम ना दे दो तब तक आप वही एक नोट्स पढ़ते रहो, ये नहीं कि ढेर सारे नोट्स अलग अलग जगह से, एलन का भी मॉड्यूल मंगा लिया, आकाश का भी मॉड्यूल मंगा लिया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर होता है, जो लोकल होम टाउन से प्रिपरेशन करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने कोचिंग से तो पढ़ रहे हैं, अपने स्कूल से पढ़ रहे हैं, साथ में यहाँ का मॉड्यूल मंगा लिया है, वहाँ का मॉड्यूल मंगा लिया। तो ऐसा नहीं करना है। ट्रस्ट योर कोचिंग या ट्रस्ट योर स्कूल। फर्स्ट ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिपरेशन करने से पहले आप ट्रस्ट करो, कोई भी इंस्टीट्यूशन से अगर आप जुड़े हो तो आप उस पर ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिर आपको ट्रस्ट रहेगा तो आप पढ़ोगे, आप कुछ और सोचोगे नहीं, और कहीं अगर आपका माइंड डाइवर्ट होगा ही नहीं तो सिलेक्शन से रुकने का तो कोई बात ही नहीं बनता है। सो ऑर्गेनिक के लिए हम बताते हैं नोट्स, एनसीईआरटी रीड्स, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक के लिए से बोला है, सॉरी, एनसीईआरटी रीड एंड क्वेश्चंस कहाँ के, प्रीवियस ईयर मैंने बताया। एनसीईआरटी के पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे। एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं और एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो भी, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इसके लिए मैं कोई बुक नहीं प्रेफर करूँगा, आप कोई भी एक बुक उठा लो, क्योंकि जो कंसेप्ट पार्ट होता है, ठीक है, 2 पार्ट होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में 2 पार्ट आता है, एक आता है कंसेप्चुअल पार्ट, एक आता है स्पीड। क्योंकि 3 घंटे का टाइम रहता है, पढ़ते हैं सब लोग हैं, लेकिन क्या होता है कि 3 घंटे में जो जितना अपना बेस्ट दे पाता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो कंसेप्ट पार्ट आपको प्रीवियस ईयर और एग्जाम्पलर से मिल जाएंगे, और क्वेश्चन बैंक से आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एक बुक ले लेना, आपके सर, आपके कोचिंग के सर, आपके स्कूल के सर बताएंगे आपको कोई भी बुक, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेकिन एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर वो आपके कंसेप्चुअल पार्ट होते हैं। फिजिकल भी एक तरह से नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी एक फिजिक्स की तरह है, मैथ्स की तरह। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्स तेज होगा, उतना जल्दी आप आंसर दोगे, ठीक है। और नोट्स, इसमें आते हैं फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स में फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में भी फार्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, एज अ नीट एस्पिरेंट्स मैं बता रहा हूँ। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक मेरा वीक पार्ट था, तो आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ो, ऐसा नहीं है, आप हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। या कोई अगर एनसीईआरटी रीड करना नहीं पसंद करते हो, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी रीड करने जाओगे तो आपको बहुत बोरिंग फील होगा, मैं भी नहीं एनसीईआरटी, तो आप कोई भी नोट्स, जिस नोट्स से पढ़ रहे हो, सर आपको कोई नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल, अगर आपको कहीं से कोई नोट्स नहीं मिल रहा है तो आप यू कैन आस्क अस, वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो नोट्स को आप पढ़ो, बार बार पढ़ो, इसका कोई और वो नहीं है कि आप इसको समझ सकते हो। इनऑर्गेनिक पार्ट को आपको बार बार मगअप करना ही है, जितनी बार करोगे उतना फ़ायदा होगा, और कोई इसका मतलब कोई अनदर वे नहीं है इनऑर्गेनिक का, क्योंकि इनऑर्गेनिक का कोई एंड नहीं है, ठीक है। इसका सिलेबस का कोई एंड नहीं है इनऑर्गेनिक का, और प्लस ये मगअप ही है, पूरा आपको रटना ही है और कुछ नहीं है। इसके लिए भी क्वेश्चंस, सबके लिए मैं बता रहा हूँ फिर से, प्रीवियस ईयर एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक को ये, ठीक है।
क्वेश्चन बैंक नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ये दो मस्ट है। फिर आते हैं फिज़िक्स। फ़िज़िक्स मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि फ़िज़िक्स एज अ नीट एस्पिरेंट बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये हमारा एक मतलब कि वहम है एक तरह से, ये गलत बात है, ठीक है। ये डर है, इस डर को ही मिटाना है। मेरा फ़िज़िक्स बेस्ट था, मतलब मेरे को फ़िज़िक्स बहुत पसंद था। मैं 170 स्कोर किया था नीट में आउट ऑफ 180, और 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था दोनों फिज़िक्स एम्स और जिपमर में। तो ये मेरा बेस्ट सब्जेक्ट था, ठीक है। तो पहले अपने डर को भगाना है कि ये फिज़िक्स से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग बायो वाले स्टूडेंट्स, हम लोग मानते हैं अपने आप को बायो वाले स्टूडेंट, और फिज़िक्स में क्या होता है थोड़ा सा मैथ्स आ जाता है, जिसकी वजह से हमें डर लगने लगता है कि यार ये मैथ्स भी है इसमें। तो ऐसा डरना नहीं है। नोट्स देखिए, मैंने एनसीईआरटी नहीं लिखा है इसमें, बहुत बड़ा लिखा है, नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है प्लीज़। फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना, क्वेश्चन लगाने हैं एनसीईआरटी के, लेकिन पढ़ने नहीं है उसे। जो थ्योरी पार्ट है उसे नहीं पढ़ना है। नोट्स कोई एक नोट्स को आप प्रैक्टिस करो। कैसे? जैसे कि आप एक रफ़ कॉपी नोट्स है आपके, ठीक है, नोट्स बना लिए, सर ने बनवा दिए, उसके बाद आप घर पे आके प्रैक्टिस करो जब पढ़ते वक्त उसको लिख के, क्योंकि जब आप लिखते हो ना कोई चीज़ तो आपको बहुत जल्दी याद होता है। तो आप सारे फॉर्मूलेज लिखते रहो कहीं एक रफ़ पेपर वगैरह में आप लिखते रहो, तो उससे आपको मतलब आपके माइंड में वो स्टोर होता जाता है। क्वेश्चन बैंक्स मैंने बताया था, कंसेप्चुअल पार्ट और एक आता स्पीड। तो क्वेश्चन बैंक जो डेली 20 क्वेश्चंस लगाने आपको, ताकि आपका स्पीड मेंटेन रहे। और प्रीवियस ईयर एग्जाम्पलर से आपको क्या मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा। तो स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया 3 आवर्स ही टाइम लिमिट होता है। उतने टाइम लिमिट में आपको अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ ले हो, सारा पढ़ लिए हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। 3 घंटे में पढ़ भी लिए हो और साथ में आपके पास स्पीड भी हो, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट लगता है एक फॉर अ सिलेक्शन। फिर आते हैं हाउ टू स्टडी पार्ट, ठीक है। हाउ टू स्टडी एक सेपरेट रूम, ठीक है। नॉर्मल, ये तो नॉर्मल स्टडी है नहीं, नीट की स्टडी है, तो नीट के लिए पढ़ रहा हूँ तो एक सेपरेट रूम चाहिए, ठीक है। बहुत लोग एफर्ट नहीं कर सकते स्टडी अलग से एक स्टडी रूम, तो आप क्या कर सकते हो, आप ईयरफोन, बहुत लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो आप एक ईयरफोन ले लो, ईयरफोन को लगा लो, गाना नहीं सुनो बट लगा लो। इससे क्या होता है कि आसपास के सराउंडिंग्स वाले लोगों को लगेगा कि आप गाना सुन रहे हो, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें लगेगा हाँ ठीक है। तो ये बेस्ट वे है टू अवॉइड द सराउंडिंग्स। एक टाइम टेबल बनाओ, टफ, यू नो अबाउट योर सेल्फ द बेस्ट, आप अपने बारे में बेस्ट जानते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि कब आप को पढ़ने का अच्छा मन करता है, कब नहीं करता है। किसी को शाम को मन करता है, किसी को सुबह पढ़ने का मन करता है, किसी को रात को, ठीक है। सबका अलग अलग टाइम होता है। तो आप एक टफ़ टाइम टेबल बनाओ। टफ़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं अगर हम 10 से 11 घंटे बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्किप करने लगते हैं कि यार छोड़ो, रहने दो, बाद में पढ़ेंगे, अरे ये चलो अभी बाद में पढ़ते हैं, आके पढ़ते हैं। तो अगर आप उसको स्किप भी करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्किप करोगे, 5-6 घंटा, 6 घंटा। अगर 4 घंटा 4 to 5 hours भी अगर आप पढ़ते हो स्किप करने के बाद, तो समझ लो यू आर स्टडिंग मोर देन इनफ, ठीक है। 4 to 5 hours भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको पहले टफ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप स्किप करते करते, ठीक है, 4 to 5 hours और फिर अगले दिन आप फिर 5 to 6 हो जाओगे, 7 to 8 हो जाओगे, ऐसे ऐसे करके आप इंक्रीज़ होते जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको टाइम टेबल टफ बनाना है। अगर आप 4 to 5 hours भी नहीं पढ़ते हो तो आप ये मान के चलो कि दैट्स नीट इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। तो अब आप अपनी ड्रीम पे आप मतलब फोकस नहीं हो, तो आपने ऐसे ही ड्रीम चूज़ कर लिया है किसी के फोर्स में आके, तो ऐसा नहीं है। तो 4 to 5 hours इज़ अ मिनिमम स्टडी, इक्वल टाइम टू ईच सब्जेक्ट। ये गलती बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स से होती है कि वो इक्वल टाइम ईच सब्जेक्ट को नहीं देते। बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है तो उस बायो को ही टाइम देते रहते हैं, 3-4 घंटा बायो पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। बट रिमाइंड यू, ईच सब्जेक्ट इज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि अगर आप बायो केमिस्ट्री में अच्छा कर लिए, फिजिक्स में कम हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इक्वल टाइम ईच सब्जेक्ट को देना है। टाइम को आप डिवाइड करो 2 पार्ट्स में, 25% प्रीवियस, 75% टुडे। मतलब कि प्रीवियस भी रिवाइज करते जाओ 25%, जैसे कि 2 घंटा दे रहे हो तो उसका 25% आप मतलब कि आधा घंटा प्रीवियस थिंग जो पहले पढ़े थे उसको दो, और बाकी 75% आज के में। क्या करते हैं लोग, पढ़ते जाते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, तो क्या होता है वो स्किप करता जाता है हमारे माइंड से, ठीक है। तो स्किप करता जाता है
तो उससे फिर जब हम लोग बाद में फिर रिवाइज़ करते हैं, बहुत दिन बाद है, जब ज़्यादा गैप पे हम लोग रिवाइज़ करते हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक। आपको प्रीवियस भी साथ में लेके चलना है और टुडे मतलब आज का भी। अब मैंने बताया रट्टा वाले चैप्टर्स जो मैंने बायो में बताए थे, केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस वगैरह, इनऑर्गेनिक वगैरह, तो इसको क्या करना है, एक पेपर में लिखना है उसको, ठीक है। बायो का चैप्टर वाइज अलग अलग पेपर में लिखना है और उसको दीवार पे वॉल पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। वॉल पे पेस्ट नहीं कर सकते तो आप ऐसे हैंड एक फ़ाइल में रख लो, तो जब भी आप ब्रेकफास्ट वगैरह करो या सुबह उठो तो आप एक बार देख लो, रीड कर लो उसको। हम नहीं बोल रहे उसको लर्न करो, रीड करो। एंड यार रिमाइंड यू दैट कि 3 महीनों में जो आपका रीड है लर्न में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप ऐसे करते रहोगे। ऐसे मैंने भी 11th में छोड़ दिया था ये सारे चैप्टर्स, तो क्या हुआ था फिर 12th में मैंने पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही रीड किया, मैंने नोट्स बना लिया, उसको दीवार पे, कुछ को दीवार पे वॉल पे पेस्ट कर लिया, कुछ हैंड में रखते हुए सुबह नाश्ता करते वक्त या लंच करते वक्त दिन में एक बार देख लिया उसको, ठीक है। बस देख लिया, रीड कर लिया। उससे क्या हुआ, 3 महीने में वो रीड लर्न में कन्वर्ट हो गया। क्लास डोंट मिस, कोई भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्ज़ाम में जो आपको क्लास में पढ़ाया गया बताया गया वही बातें याद आती हैं, जो आप घर पे पढ़ते हो वो नहीं याद आएंगी। वो याद आएंगी, हम बोल रहे हैं पूरी, लेकिन मेन जो आपको याद आता है वो एग्ज़ाम, जो आपको क्लास, तो क्लास नहीं छोड़ना है प्लीज़। अगर कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करना हो या कुछ करना हो तो आप बाद में अटेंड कर लेना, एक बार कॉलेज में चले जाना, उसके बाद बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। बहुत फर्स्ट ईयर में बहुत छुट्टियाँ मिलेंगी आपको, तब अटेंड कर लेना प्लीज़, अभी नहीं। टीचर की रिस्पेक्ट और उनसे टच में रहना, ठीक है। टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर और पेरेंट्स की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको एक ब्लेसिंग्स मिलते हैं उनके, टीचर्स के, पेरेंट्स के, और उनसे टच में रहना। जैसे कि अगर आप माइंड डाइवर्ट हो रहा है आपका या आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आप उनसे जाके कंसर्न कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। और आपको बता दूँ 3 थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। फर्स्ट, हार्डवर्क, मैं बोल रहा हूँ हार्डवर्क के बिना तो कुछ नहीं है। सेकंड, ब्लेसिंग्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स। एंड थर्ड, वर्शिप। इन 3 चीज़ों के बिना सक्सेस लाइफ में पॉसिबल नहीं है। टाइम, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। टाइम, जिस दिन आप समझ जाओ कि आप टाइम का इम्पोर्टेंस, उस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 11th में 12th में मैं भी मतलब टाइम का वैल्यू नहीं समझता। मेरे सर बोले थे कि साउ जिस दिन तुम टाइम का इंपॉर्टेंस समझ जाओगे उस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो 11th 12th में हम उतना टाइम को उतना वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन 12th के बाद से मैंने एक एक मिनट का, एक एक घंटे का मैं वो करने लगा, नोट करने लगा कि मैं 1 घंटा क्या पढ़ाई करूँगा, क्या करूँगा, ये करूँगा, ठीक है। तो एक एक घंटे का अगर जिस दिन आप वो एक एक मिनट का अगर आप हिसाब करने लगे उस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही करके अपना फ्री टाइम को डिक्रीज़ करता था, स्टडी टाइम को बढ़ाता था। मैं कैसे करता था कि मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। इसलिए मैं कोई भी मतलब कि फालतू का, मतलब कि वो जो फ्रेंड जोन का वो पार्टी वगैरह होता है वो अटेंड नहीं किया मैंने 12th के बाद से 1 साल तक, जिससे मेरा टाइम कम वेस्ट हो। तो ऐसे आपको भी टाइम को आपको प्रिजर्व करना है, क्योंकि टाइम तो वापस आएगा नहीं, ठीक है। जो टाइम चला गया सो चला गया, तो इसीलिए तो आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है और टाइम की वैल्यू समझनी है। हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वाई टू स्टडी या मोटिवेशन कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आंसर तो आपको इस पीपीटी में ही मिल गया कि हमें क्यों पढ़ना है। फॉर दिस स्टेथोस्कोप, ठीक है, ताकि ये जो स्टेथोस्कोप वहाँ है कल हमारे पास हो, कल हमारे अराउंड नेक के अराउंड हो, ठीक है, इसलिए पढ़ना है। तो पढ़ने से पहले, सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक अ वाइट शीट, ठीक है, वाइट पेपर लो, उस पर आप लिखो आपका एम क्या है। ये डॉक्टर या न्यूरो सर्जन या कार्डियो या नीट में इतना मार्क्स लाना है या इतना रैंक लाना है या एम्स क्वालिफाई करना है, इस कॉलेज में जाना, आपका एम क्या है, ठीक है। और फिर किसके लिए, फॉर हुम, वो नीचे लिखो। और थर्ड आता है आपका हार्डवर्क, ये तो आपको खुद करना है, ठीक है। बाकी ये पेपर आप पेश कर दो अपने दीवार पे, अपने कमरे के वॉल पे जहाँ आप पढ़ते हो। इससे आपका फोकस 2 साल तक बस आप इसको ही देखते रहना। तो जब भी आप कहीं डाइवर्ट होगे आप उसको देखोगे तो आप अपने वापस दूसरे आप अपने एम पे वापस आ जाओगे, ठीक है, वापस से आप फोकस करोगे। तो प्रिपरेशन के वक्त बहुत ज़रूरी होता है पॉजिटिव रहना,
क्योंकि ये कोई एक दो महीने में तो पढ़ना नहीं है, 2 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है लगातार, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब पॉजिटिव कैसे होते हैं? सेक्रीफाइस करके। पॉजिटिव अपने आप को हम लोग सेक्रीफाइस करके पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव फील करा सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रिपरेशन के वक्त बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस किया था। जैसे कि मैंने मोबाइल नहीं टच किया, आफ्टर 12th मैंने मोबाइल नहीं टच किया। आप ये 11th से ही कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड जोन पूरा एकदम भी नहीं था, ठीक है। सोशल मीडिया, मैरिज फंक्शंस, फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, ठीक है। मैं ये नहीं था कि होली नहीं मना के बहुत वो होता था कि चलो होली नहीं मनाया तो पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था। लेकिन अंदर से मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी आती थी कि यार मैंने अपना होली सेक्रीफाइस किया है। क्यों किया है? ताकि अगले साल वो होली मैं कॉलेज में मना सकूं, ठीक है। इसलिए मैंने सेक्रीफाइस किया। दिवाली, दिवाली ठीक है, एक दिन की दिवाली अच्छी होती है, ठीक है। जिस दिन पूजा होती है उस दिन आप करो। लेकिन ये नहीं कि आप एक दिन पहले भी छोटी दिवाली मनाने लगो और भी कुछ मनाने लगो, तो ऐसा नहीं है। 3 दिन की दिवाली नहीं, एक दिन आप कर सकते हो, ठीक है। आप ईद, ठीक है, ईद भी मनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि ईद वाले दिन ही ईद नहीं, ये नहीं कि उसके एक हफ़्ता पहले से ईद की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग ईद मनाएंगे, ठीक है, सेवइयाँ साथ मिल के खाएंगे। कब? मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और भी जितनी फेस्टिवल्स हैं सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं अब आप सोचेंगे कि फॉर होम, तो अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, स्पेशली अपने मॉम के लिए। बहुत लोग होते हैं जो अपने मॉम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको ये सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। उनके लिए आपको पढ़ना है, क्योंकि इन दिस फेक वर्ल्ड दे आर ओनली द वंस, योर पेरेंट्स, ठीक है, एंड योर टीचर्स आर ओनली द वंस हु ट्रूली लव्स यू। और कोई नहीं, बाकी सब फेक है, ठीक है। तो उनके लिए आपको पढ़ना है, उनकी स्माइल के लिए पढ़ना है, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब वो कहीं पे भी जाएंगे तो उन्हें आपके नाम से बुलाया जाएगा कि ये फ़लाने, इनका बेटे का एडमिशन हो गया, इनकी बेटी का एडमिशन हो गया, ठीक है, इनका न्यूज़पेपर में नाम निकला था, तो वगैरह वगैरह होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर, जब भी वो कहीं बाहर जाएंगे तो उन्हें आपके नाम से जाना जाएगा, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। उन्हें बोला जाएगा कि अरे इनका बेटा है, ये इसकी मम्मी है, ठीक है, इसके पापा हैं या इसका भाई है, ठीक है। तो उन्हें बहुत खुशी होगी, उनके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आएगी। दैट स्माइल यू कांट, मतलब कि वो स्माइल की कोई वैल्यू नहीं कर सकते हम लोग। प्राइसलेस वो स्माइल जो होती है, जो मैंने खुद पर्सनली फ़ील किया है। जब भी मम्मी पापा कहीं बाहर जाते थे तो उन्हें बोला जाता था कि अरे इनकी बेटी का तो न्यूज़पेपर में नाम निकला है, या एक्सेट्रा ऐसे ही कुछ, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वो स्माइल, मतलब कि आपको वो खुशी, आप एक 4 व्हीलर उन्हें गिफ्ट कर दोगे ना तो भी वो खुशी उनको नहीं मिलेगी जो खुशी आपको इस चीज़ से मिलती है। क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स को बस आपका किस चीज़ से मतलब है, आपके पैसे से मतलब तो है नहीं, बस आपके सक्सेस से मतलब है, ठीक है। दे आर ग्रीडी फॉर योर सक्सेस, ओनली फॉर योर सक्सेस, ठीक है। उन्हें लालच है आपकी सक्सेस का, और कुछ उन्हें नहीं चाहिए, ठीक है, पेरेंट्स को और टीचर्स को, ठीक है। आप लो फील करोगे इस वक्त, जब भी आप प्रिपेयर करोगे कहीं ना कहीं लगेगा कि यार अब छोड़ देते हैं या कुछ कर देते हैं या रहने दो, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप बात करो। उस दिन पढ़ाई मत करो, उस दिन जाके आप किसी एक से बात करो जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता हो। अपने मॉम से बात करो, अपने सिस्टर से, ब्रदर से, फ्रेंड से, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी है। ये नहीं कि किसी से भी बात कर ले, कोई एक बंदा चूज़ करो और फिर आप उससे जाके बात करो, आप शेयर करो कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा वगैरह। मैं भी करता था, मेरा एक फ्रेंड था मानवेंद्र, ठीक है, तो मैं उसको कॉल करता था जब भी मेरे को मूड ऑफ रहता था, तो उसी को मैं कॉल करता था, तो फिर अगले दिन से फिर से वापस अपने स्टडीज़ पे वापस आ जाता था, ठीक है। नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अ पर्सन, कहीं मैंने पढ़ा था कि अ पर्सन हु ट्राई मे फेल, ठीक है। अ पर्सन हु ट्राई मे फेल बट अ पर्सन हु नेवर ट्राई विल नेवर सक्सीड, ठीक है। अगर आप ट्राई करते हो तो आप फेल होगे, ठीक है, फेल होना ही
आपका लाइफ का लेसन है। लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे तो आप कभी सक्सीड नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ठीक है, भगवान पे ट्रस्ट भी रखना चाहिए। ठीक है, इनसे भी हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड एक और मेरा था कि हफ्ते में एक दिन आप किसी गरीब की मदद कर सकते हो, तो उससे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरे को वो खुशी नीट में सिलेक्शन होके नहीं मिली थी जितना एक गरीब की मदद करके मिलती थी। तो आप, मैं रोज़ नहीं बोल रहा रोज़ आप हेल्प करो, ठीक है, हफ्ते में कोई एक दिन बना लो। जैसे मैं ट्यूसडे को हर ट्यूसडे को मैं मतलब कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं चाहता था कि मैं किसी गरीब की हेल्प करूँ, तो उससे मेरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। और नेक्स्ट, ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। और आप लोग सब लोग इनको जान ही रहे होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर। ठीक है, इज़ अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही खुद कहा था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, ठीक है, सक्सेस चाहिए, सूरज की तरह शाइन करना, तो आपको उसकी तरह जलना भी होगा, आपको उसकी तरह मेहनत भी करना होगा, हार्ड वर्क भी करना। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं। आज मैं मोटिवेट करूँगा, आप लोग सुनोगे, आप लोग को बहुत मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगा, फिर 1-2 घंटा 3 घंटा पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप रहने दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है। ठीक है, आप हर रात, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, आप हर रात आँख बंद करके एक बार सोचना, जो मैंने ये बात बोला मोटिवेशन वाला स्पेशली। ठीक है, सोने से पहले एक बार सोच के कि क्या मैंने बोला था, उससे सोना, फिर अगले दिन से फिर से वही बूस्ट अप एनर्जी से वर्क करना। ठीक है, ये नहीं कि एक दिन के लिए मोटिवेट हुए हैं, यही होता है यूट्यूब पे, यही होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनल बता रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। उस दिन तो बहुत मोटिवेट रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। तो आप इसलिए रोज़ सुबह उठने से पहले, सुबह उठ के सॉरी उठ के आप एक बार आँख बंद करके जो मैंने बता रहा हूँ मोटिवेशन वाले पार्ट को, उसे आप एक बार बस रिकॉल कर लेना। इससे क्या होगा ना कि आपके मेमोरी में वो हमेशा रहेगा, तो आपको बूस्टअप, आपकी एनर्जी बूस्टअप होती रहेगी। ठीक है, हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। सर, मेरे सर कहते हैं कि अगर ये जो लॉ ऑफ बैलेंस नहीं आता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो वैसे ये भी है कि अगर आज आप नेगेटिव हो, आज आप सेक्रीफाइस किए हो कोई भी चीज़, मोबाइल, सोशल मीडिया, एनीथिंग, हाँ, फंक्शन, मैरिज फंक्शन, फेस्टिवल, तो कल वो पॉजिटिव के फॉर्म में आपको आएगा, कल और अच्छे से आएगा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव के फॉर्म में। कि आप कॉलेज में फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे, जैसे हम लोग करते हैं, होली कॉलेज में करते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको भी आएगा। एक दिन मतलब इतना आप हार्ड स्टडी करो ताकि एक दिन आप कह सको अपने पेशेंट से, या जस्ट इमेजिन कि ट्रस्ट मी आई एम योर डॉक्टर। ठीक है, ये वाली फील आनी चाहिए। इतना हार्ड वर्क करें ताकि आप एक पेशेंट से कह सको कि ट्रस्ट मी आई एम योर डॉक्टर। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट पे, व्हेन यू आर रेडी टू क्विट। एक टाइम आएगा, जैसे ही आप 12th पास करोगे या 11th की, छोड़ो रहने दो, मेरे को नहीं पढ़ना यार, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे लिए तो नीट बना ही नहीं है, तो बस यही सोचना, व्हेन यू आर रेडी टू क्विट, जस्ट रिमेंबर हाउ गुड यू विल लुक इन दैट वाइट कोट। जस्ट रिमेंबर योर सेल्फ दैट हाउ यू विल लुक इन दैट वाइट कोट, वेयरिंग दैट वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप। ठीक है, सिटिंग ऑन अ चेयर। तो इससे आपको एक वापस से अपने एम की तरफ फोकस हो जाओगे। ठीक है, अगर आप एकदम लो फील कर चुके हो तो शायद थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। और बाकी मैं एक लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ कि लहरों कहना चाहता हूँ कि लहरें डुबा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर दिल में जीतने की जज्बा हो तो कोई भी परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। ठीक है, कोई भी मतलब मुश्किलें आपको हरा नहीं सकती। अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में आपका एम फिक्स्ड है, तो नथिंग कैन हार्म यू। और एक बात और याद रखिएगा कि आपकी कर्म ही आपकी पहचान है। ठीक है, आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। जैसे कि हर्ष, सत्यम, आयुष नाम से बहुत ढेर सारे लोग होंगे, लेकिन सब लोग GSPM मेडिकल कॉलेज में नहीं है। ठीक है, सब लोग वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अच्छे भी कर रहे हैं, कुछ और बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपकी कर्म ही आपकी पहचान है। ठीक है, कर्मा इज़ मेन थिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कर्म है तो ही का है, फिर फा, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो
ठीक है। कभी भी किसी चीज़ में भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, सेवियर रेडियो ग्रुप नाम से, ठीक है। और वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।